ILS-2 की सुविधाएं, 6 एरो एक्सप्रेस ब्रिज और ऐसे ऐसे विमान उतरने की परिकल्पना जो हमारे लिए सिर्फ परिकल्पना ही होती अगर श्री नरेंद्र मोदी के कल कमलों के द्वारा पटना को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं मिलता। आइए देखा जाए इस वीडियो के माध्यम से कैसे बना हमारा पटना का एक छोटा सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, इस कहानी और इस यात्रा की शुरुआत होती है 17 जुलाई 2000 ईस्वी के उस काले दिन से, जिस दिन हमारा एक एयर कलकत्ता से होकर दिल्ली जाने वाला था। इसके 2 स्टॉपेज थे, एक था पटना और दूसरा था हमारा लखनऊ। लेकिन भगवान को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। उस दिन पटना पे जैसे ही ये विमान लैंड करता है तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होने के कारण और बहुत सारे और कारण नाव को इंक्लूड करते हैं और जिसमें लगभग 60 यात्री हमारे हताहत होते हैं। बाद में इन तथ्यों को रिसर्च के माध्यम से जाना जाता है कि 3 सबसे बड़े कारण इसमें निकल के आते हैं। पहला है यहाँ पर इम्प्रॉपर स्टॉल रिकवरी, दूसरा है इन वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तीसरा इसमें आया सबसे बड़ा कारण इसमें निकल के आया है वो है मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द पायलट एंड द ATS एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसका सबसे बड़ा कारण था वहाँ पर पेड़ों की संख्या का ज़्यादा होना और ऐसे बिल्डिंग्स का जाना होना जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स अपने सिग्नल भेजते हैं एरोप्लेन को उतारने के लिए, वहाँ पे पायलट के द्वारा इसको मिसमैच किया जाता है, जिसके कारण हमारा ये एयरप्लेन जो पटना रनवे से बगल में ही जो है वो हताहत हो जाता है और लगभग 7 यात्री मर जाते हैं। उसके बाद इसकी पड़ी है कि हमारे पटना में भी एक ऐसे एयरपोर्ट का आविष्कार किया जाए, ऐसे एयरपोर्ट को बनाया जाए जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन कर पाएँ और इसकी परिकल्पना 2018 में ही कर दी जाती है। लगभग बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे तथ्यों को इसमें डाला जाता है और कल्पना की जाती है कि 2023 में ये एयरपोर्ट हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। उस समय भी कोरोना पेंडेमिक अपने चरम पर रहता है और इससे इसका डेट एक्सटेंड करते करते 2025 में कल से नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा ये एयरपोर्ट हमारे लिए बनकर तैयार हो जाता है। आपको इसकी सुविधाएं सुनकर आप चकाचौंध हो जाएंगे और अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि बिहार में भी एक ऐसे आ गया है श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा जहाँ पर जाना और वहाँ पे रहना, वहाँ की सुविधाओं को महसूस करना हमें एक स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने जैसा लगता है। अगर सुविधाएं की बात की जाए तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। पहला है यहाँ पे रनवे का साइज। यहाँ का जो रनवे का साइज है वह 12,000 स्क्वायर फीट, जो कि अभी 8,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये 12,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का एक सिस्टम, इसको हम लोग पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, इसको बोलते हैं ILS इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम, ILS-2। पहले हम समझ लेते हैं कि ILS होता क्या है दर्शकों। ILS एक इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम है जो कि एरोप्लेन को एक मैसेज देता है। मैसेज ये देता है कि आपको कैसे यहाँ पर लैंड करना है। जनरली यहाँ पे 2 जो है लैंडिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं, एक जो रनवे होता है उसके आगे वाले पार्ट में और एक रनवे के दाएं या बाहिने वाले पार्ट में। दोनों जो है वो फ्रीक्वेंसी एग्जिट करता है। लगभग जो ILS होता है इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम, वो 2 फ्रीक्वेंसी शेयर करता है, एक 90 हर्ट्ज का और एक 150 हर्ट्ज का। और दोनों फ्रीक्वेंसी पायलट्स के पास थ्रू द इंस्ट्रूमेंट उन्हें ये जानकारी और थ्रू द मैसेज ये मिलती रहती है कि उनका एरोप्लेन कहीं दाएं और बाएं तो नहीं है, और उससे उनको ये समझ में आता है कि अपने प्लेन को कैसे सीधा लैंड करना है। और इसमें एक और लैंडिंग सिस्टम में रहता है, वो होता है उसमें एक बीप मैसेज के थ्रू मैसेज देते रहता है पायलट को, जिससे उन्हें ये समझ में आता है कि किस इंक्लाइनेशन से हमें लैंड करना है रनवे पे। अमूमन जो ये डिग्री रहता है इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम्स का जो कि मैसेज देता है, ये लगभग 5 डिग्री का डिग्री रहता है, जिस पे प्लेन जो है उसी के सहारे लैंड करता है। उस समय में भी जबकि प्लेन को लैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, अमूमन ये कोहरा के समय या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लैंड करना इतना अमूमन अच्छा नहीं होता है। ये लैंडिंग सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर पटना एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ILS इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम 2 का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही उम्दा है और ये हमारे एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लेकर जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई है दर्शकों, वो है यहाँ पर एरो एक्सप्रेस ब्रिज। अब एरो एक्सप्रेस ब्रिज और नॉर्मल ब्रिज में एक बहुत बड़ा अंतर है। नॉर्मल ब्रिज की बात की जाए तो जब अमूमन जब भी हमारा प्लेन लैंड करता है तो नॉर्मल ब्रिज उसमें लग जाता है और जनरली उसमें से लोग निकल कर नीचे जाते हैं। लेकिन एरो एक्सप्रेस ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पर ऑटोमेटिकली वो ब्रिज आगे बढ़ेगा और अपने आप एरोप्लेन तक चला जाता है और अमूमन किसी भी वेदर को, किसी भी कंडीशंस में कोई भी पैसेंजर को कोई असुविधा नहीं हो, इसे नज़र रखते हुए 6 एरो एक्सप्रेस ब्रिज अभी बनाए गए हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ने वाली है। बहुत अच्छी मिथिला पेंटिंग की गई है, बहुत ही हाई क्राफ्ट किया गया है, बहुत सारे आउटलेट्स बनाए गए हैं, ऑटोमेटिक आउटलेट्स भी हैं जहाँ पे पैसेंजर अपने आप ऑन बोर्डिंग भी कर सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए पेरेंट्स तो ऑन बोर्डिंग करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई रहता है, जो कि नॉर्मल एयरपोर्ट पे आप देखते होंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसी सुविधाएं दी गई है कि आप अपने से ऑन बोर्डिंग कर सकते हैं।
जाकर अपने ऑटोमेटिक जैसे एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होते हैं, इसमें एटीएम कार्ड के थ्रू आप जो है वो टिकट्स को निकाल सकते हैं। ऐसी सुविधाएं ही पटना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दी गई हैं, जिसको सुनकर शायद आपके को रोमांच का असर हो, लेकिन आप जब वहाँ पे जाएंगे, इन तथ्यों को फील करेंगे तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर कमलों के द्वारा ऐसी सुविधाएं पटना में दी गई है कि पटना भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड्स तक आ चुका है। अगर सुविधाएं की बात कीजिए तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। पहला है टर्मिनल भवन, दूसरा यूटिलिटी कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड, मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा यहाँ पे दी गई है, जैसे बहुत सारे कार्स को एक जगह पार्क कर दिया जाए और कोई भी पैसेंजर्स को असुविधा नहीं हो आने जाने में। उसके बाद यहाँ पे 3000 पैसेंजर्स की बैठने की संभावनाएं हैं। अगर बात किया जाए कितना खर्च हुए हैं तो लगभग अभी 1400 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावनाएं हैं, अभी 1200 रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर पैसेंजर की सुविधा के लिए बात की जाए तो 64 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं, 16 सेल्फ चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग तो है ही, टर्मिनल के भविष्य में 2 मंजिलें होने का इरादा भी है, यानी टर्मिनल्स को यहाँ पर और ऊपर ले जाने की सुविधाएं भी हो सकती हैं। और पटना देश का ऐसा 7वां जिला बन चुका है जहाँ पर 2 एयरपोर्ट हैं। इससे पहले जो 2 एयरपोर्ट वाले जिले थे वो है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, कोकीझो, अहमदाबाद। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा पटना जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होते जा रहा है। अगर बात की जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है और उद्घाटन भी किया जा रहा है। और कल की हम बात करें दर्शकों तो 1200 करोड़ की लागत से बना पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। पटना गया डोभी 4 लेन रोड का उद्घाटन किया गया। गोपालगंज 4 लेन एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया। सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिग्नल का उद्घाटन किया गया। सोन नगर मोहम्मदगंज के बीच एक नई रेल लाइन की सुविधा स्टार्ट की जाएगी। जहानाबाद में हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। कजरट नवाडी से सोन नगर के बीच तीसरी लाइन बिछाई जाएंगे। और शिलान्यास की बात की जाए तो 116 एकड़ में बिछा एयरपोर्ट का शिलान्यास तो हो ही चुका है। नवीनगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली यूनिट तैयार की जाएंगी। NH 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल। रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D लागत इसका लगभग 1083 करोड़ रुपया है। हार्डिंग पार पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म्स। NH 119 के तहत पटना आरा सासाराम रेलवे सेक्शन जो है वो 4 लेन होने वाला है। NH 319B के वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन बनने वाले हैं। ऐसी सुविधाएं से नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा हमारे पटना वासियों को दी गई है, बिहार वासियों को दी गई है, जिससे हम अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करें और अपने आप को हम और जागरूक कर और मेहनत कर और संपन्नता की तरफ बढ़ पाए, क्योंकि बढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा भारत। ये सुविधाएं बहुत ही उच्च कोटि की हैं और हमें कहीं कहीं हम अपने बढ़ोतरी की ओर, अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके उठाए गए कदम अगर जमीनी स्तर पर भी अच्छे से लागू किए जाएं तो हर एक आदमी को उतना ही उम्दा फायदा होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा हटकर था। लेट्स साइन आउट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।